हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। 1 महीना पहले ही मेरा देवर एक लड़की को ब्याह कर लाया था जो कमरे में बैठी रो रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो घर से बाहर निकल गया और मुझे सख्ती से मना किया कि मैं इसके कमरे में ना जाऊं। मैं जो इसके घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी जल्दी से इसके कमरे में दाखिल हो गई। मुझे यहाँ पर शादी करके आए हुए 2 ही महीने गुजरे थे और इन 2 महीनों में मुझे पता चला था कि मेरा देवर हर साल ही एक बेवा औरत से शादी करता है और फिर उसे तलाक देकर दूसरी बेवा औरत से शादी कर लेता है। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। जैसे ही मैं इस कमरे के अंदर दाखिल हुई, मुझे देखकर वो लड़की जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और खौफ से कांपते हुए कहने लगी, अल्लाह के लिए मेरे करीब ना आना, अल्लाह के लिए मुझसे दूर रहो। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मेरा मकसद उसे डराना नहीं था, बल्कि मैं तो सिर्फ उससे बात करना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि वो किस हाल में है, क्योंकि 1 महीने से वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन 1 महीने से वो किसी से भी मिली नहीं थी और ना ही किसी को उसके कमरे में जाने की इजाजत थी। जब मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो मेरे शौहर ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया और मुझे हिदायत की कि मैं अपने काम से काम रखूं। 15 दिन पहले ही मेरा शौहर मुल्क से बाहर चला गया। वहां पर उसे एक जरूरी काम था। उसने मुझसे वादा किया था कि 1 महीने बाद वो दोबारा से वापस चला आएगा। उसके जाने के दौरान मेरा ध्यान भटका तो मुझे इस लड़की की फिक्र होने लगी जो 15 दिनों से यहाँ पर मौजूद थी। अगले 15 दिन भी यूं ही गुजर गए, लेकिन वो लड़की अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। आज पहली बार मुझे मौका मिला था कि मैं उससे पूछ सकूं कि आखिर उसे मसला क्या है और मेरे देवर ने उसे क्यों इस कमरे में बंद कर रखा है। मगर वो लड़की कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। यूं लग रहा था जैसे थोड़ी ही देर बाद वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाएगी। मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम पुरसुकून रहो, तुमसे कोई भी बात नहीं कर रही, मैं बस तुम्हारे पास आकर बैठ रही हूँ। मेरी बात सुनकर वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, मेरे पास ना बैठो, बल्कि मेरे सामने से चली जाओ। मुझे तुम्हें नहीं देखना, ना ही मुझे तुम्हें अपने पास बिठाना है। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी, अपने बाल जोर जोर से नोचने लगी। मुझे उसकी हालत पर तरस आ रहा था। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, उसे इस तकलीफ से निकालना चाहती थी, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। अचानक ही वो मुझे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा तमाशा देखने के लिए आई हो। लड़की की ये बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और उसे कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे 2 घड़ी बात करने के लिए आई थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, अचानक ही मेरा देवर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हो गए। अपने देवर को गुस्से में देखकर मैं खुद भी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मेरे देवर के गुस्से से तमाम घर वाले ही घबराते थे। वो मुझसे पूछने लगा, भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इसके बाद सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हालत पर काबू पाया और उसे मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए आई थी। अब मेरा देवर मेरी तरफ यूं देख रहा था जैसे थोड़ी ही देर बाद वो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देगा। जब मैंने आपको मना किया था कि इससे मिलने के लिए नहीं आइएगा, तो फिर आप क्यों आई? मैंने उसे कहा कि दरअसल तुम्हारी बीवी रो रही थी। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती, वो लड़की ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी और कहने लगी, ये औरत झूठ बोल रही है, मैं नहीं रो रही थी। ये औरत जबरदस्ती इस कमरे में दाखिल हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो हिज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी। उसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ था और अपने देवर पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसका ये हाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे सामने खड़ा ये वहशी इंसान था। मेरा देवर चंद कदम मेरी तरफ बढ़ा और फिर मुझे कहने लगा कि मैंने आपकी ये गलती पहली और आखिरी समझकर माफ कर दी है। इसके बाद अगर आपने दोबारा मेरे कमरे में कदम रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इसने बहुत ही सख्त लहजे में ये बात की थी और फिर उसके साथ ही वो मुझे कहने लगा कि मैं आपकी इज्जत और सिर्फ भलाई दूसरे भाई की भलाई कर रहा हूँ। बेहतरी यही है कि आपको ये इज्जत रास आ जाए, वरना मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसको कैसे सीधा करना है। वो देवर मुझसे छोटा था, लेकिन वो मेरी आंखों में आंखें डाल कर ये बात कर रहा था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। दिल कर रहा था जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इसके साथ मेरा दिल खौफ से सूखे पत्ते की मानिंद लरज रहा था। उसने मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैं जल्दी से भागकर बाहर आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी और मुझे कमरे से बाहर निकाला था। मैं वहीं खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी सास वहां पर चली आई। मुझे रोता देखकर वो हैरान हो गई और मुझसे पूछने लगी, क्या हो गया है? उसकी बात सुनकर मैंने रोते हुए अपने देवर के बारे में बता दिया। मेरी सास ने एक गहरी सांस ली और मुझे कहा कि तुम्हें मैंने पहले ही इस सब के बारे में बताया था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल सका। मैंने अपनी सास के पूछा कि वो अपनी बीवी के साथ इतना बुरा सलूक क्यों कर रहा है। मेरी बात सुनकर सास ने इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगी, तुम्हें किसने कहा
कि अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक कर रहा है। अरे वो तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और अपनी सास को समझाते हुए कहा, यह मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। आपको नहीं पता कि उसने अपनी बीवी को कितना खौफजदा कर रखा है। मेरी सास एकदम ही गुस्से से लाल हो गई और मुझे कहने लगी, बेहतर यही है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बातें मेरा दिमाग घुमा रही हैं। मैं अपने बेटे के बारे में इस तरह की एक भी बात नहीं सुन सकती। ये कहकर वो वहां से चली गई। उसके बदलते हुए रवैये को देखकर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मुझे इस घर के तमाम अफराद ही नफ्सियाती मरीज लग रहे थे और इन सबको ही इलाज की जरूरत थी। अपने शौहर की बात करती तो वो हंगामा खड़ा कर देता, देवर के कमरे में जाने की कोशिश करती तो वो डांटता, और अपनी अगर सास से बात करने की कोशिश करती तो वो मुंह फुला लेती। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन सब लोगों को क्या हो गया है। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मुझे इस घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। कितना अच्छा होता अगर मैं अपनी फुप्पो की बात मान लेती। जब फुप्पो ने मुझे मना किया था तब मैंने यही सोचा था कि फुप्पो मेरे नसीब से जल रही है। दरअसल 6 महीने पहले ही मेरी सास मेरा रिश्ता लेकर आई थी। मेरा शौहर बाहर होता था और अच्छा खासा कमाता था। इसके अलावा मेरे शौहर ने मुझसे वादा किया था वो 1 साल के बाद मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए लेकर चला जाएगा। सास ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई थी और इस चीज की गारंटी भी ली थी कि वो मुझे मेरे शौहर के साथ भी भेज देगी। मैंने दुबई के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी। दुबई जाने का कहा मुझे बचपन से ही बहुत शौक था, और अब जब इतना अच्छा मौका मिल रहा था तो ये मौका मैं अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने अम्मा को कह दिया कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। मेरी अम्मी भी बहुत खुश नजर आ रही थी। दरअसल मेरी माँ एक लालची औरत थी और उसे पैसों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। मेरी सास जब रिश्ता लेकर आई थी तब वो मेरी माँ के लिए अच्छा खासा जेवर बनाकर लाई थी। ना सिर्फ उसने वो जेवर मेरी माँ के हवाले किया था, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी कीमती जोड़े भी मेरी बहनों में बांटे थे। ये सब देखकर सब बहनों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए थे। मैं खुद बहुत ज्यादा खुश थी और अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी। मेरी माँ हर वक्त मुझे यही बात कहती रहती थी कि शादी से पहले तुम्हारी सास तुम पर इतना लुटा रही है, सोचो शादी के बाद वो तुम्हारे नाम पर अपनी जायदाद कर देगी। अम्मी की ये आवाज सुनकर मैं हमेशा ही मुस्कुरा देती थी। और फिर मेरी सास ने शादी का जिक्र छेड़ा। इतनी जल्दी शादी के लिए अम्मी राजी नहीं हो रही थी। सास जिद कर रही थी तो अम्मी ने मजबूरन इनसे 6 महीने तक का वक्त मांग लिया। जब पुप्पो को इस बारे में पता चला तो वो अगली ही शाम भागी हुई हमारे घर आ गई और वावेला मचाते हुए कहने लगी, अरे तो अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती है। वो मेरी माँ से मुखातिब थी। पुप्पो की बात सुनकर अम्मा ने हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा और उनसे पूछने लगी, बाजी आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मैंने अपनी बेटी के साथ कौन सा जुल्म कर दिया? पुप्पो ने इंतहाई गुस्से से कहा, ये जुल्म ही तो है कि तू अपनी बेटी को बेकदर लोगों के हवाले कर रही है। अम्मा को अंदाजा हो गया था कि मेरी वो शादी की बात कर रही है। अम्मा मेरी फुप्पो को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। दरअसल फुप्पो और अम्मा के आपस में ताल्लुक शुरू से ही बहुत खराब थे। इनके लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, इसलिए अम्मा ने फुप्पो की बात को किसी खाते में नहीं लिखा और यूं मेरा निकाह इस शख्स से कर दिया। फुप्पो चीखती चिल्लाती रही कि ये लोग ठीक नहीं है, तुम्हारी बेटी खबर हो जाएगी, मगर अम्मा ने इनकी एक भी बात नहीं मानी और न सुनी। अम्मा की आंखों में लालच की पट्टी बन चुकी थी। शाम का वक्त था, मैं सहन में बैठी हुई थी जब अचानक ही मुझे महसूस हुआ कोई मेरे करीब आकर बैठा हो। गर्दन मोड़कर देखा तो वहां पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब सी चमक मौजूद थी। मुझे उससे खौफ भी महसूस होने लगा। मैं उसके करीब से उठकर जाने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे इससे इतनी जुर्रत की उम्मीद नहीं थी। मैंने बेयकीनी से इसके चेहरे की तरफ देखा। उसे जल्दी से मेरा हाथ छोड़ा और मुझसे माजरत करते हुए कहने लगा, माफ कर दीजिएगा। बेखुदी में समझ ही नहीं लगी कि उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे गुस्से से इंतहाई कहा कि अपनी बेखुदी का मुजाहरा अपनी बीवी के सामने करो। अगर दोबारा तुमने कभी मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मुस्कुराने लगा और कहने लगा, इतने नखरे दिखाने की क्या जरूरत है? आखिर को आप मेरी भाभी हैं और मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। उसने मुझे अपनी बहन तो कह दिया था, लेकिन उसका लहजा यकदम ही बदल गया था। यूं लग रहा था जैसे वो मुझ पर तंज कर रहा हो। मुझे फिलहाल ये इंसान बहुत जहर लग रहा था। मैं वहां से जाने ही लगी थी कि मुझे अपने देवर की आवाज सुनाई दी। वो मुझसे माजरत कर रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ इस वक्त शर्मिंदगी फैली हुई थी। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करता, मैं बहुत ही गुस्से में आ गया था। आपको तो पता है कि गुस्से में मुझे किसी चीज का होश नहीं रहता। वो अपने किए पर नादिम था। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और उसे कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरा इससे बात करने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि इसकी आंखें बहुत ज्यादा खराब थी और इसके लहजे में भी काफी फर्क नुमाया था। मैं दोबारा वहां से जाने लगी कि उसने मुझे मुखातिब किया और मुझे कहने लगा, क्या आप मुझसे मेरी बीवी के बारे में नहीं पूछेंगी? मैंने उसे कहा कि जिस वक्त मैं तुमसे पूछा था तब तुमने मुझे धक्के देकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। फिलहाल मेरा पूछने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। ये बात मैंने बहुत ही मुश्किल से कही थी, जबकि अंदर ही अंदर मेरा दिल बेचैन हो रहा था।
मैं बस किसी तरह से इसकी ज़िंदगी में जानना चाहती थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर वो क्यों लड़कियों के साथ ये सब कुछ करता है। मेरी बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, चले आएँ, बैठे, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या वजह है, मुझे सब पर उकसाने वाला कौन शख्स है। मैं हैरान हो गई क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो इतना जल्दी सब कुछ बताने के लिए राज़ी हो जाएगा। मुझे हैरान देखकर वो दोबारा हँसने लगा और कहने लगा, यूँ हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपका सवाल है तो आप मुझे अच्छी लगी हैं और ज़िंदगी में पहली बार किसी शख्स ने मेरी ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने की कोशिश की है, तो मुझे खुशी हो रही है कि कोई मेरे बारे में जानना चाहता है। अपने बारे में सब कुछ बताने के बाद मैं आपको आपके शौहर की भी एक हकीकत बताऊँगा, जिसे जानकर शायद आपको अपने शौहर से नफ़रत हो जाएगी। आपको इसके साथ रहना पसंद नहीं होगा। अपने देवर की बात सुनकर मेरा दिल तेज से धड़का। जबकि वो मेरे शौहर का ज़िक्र कर रहा था, तब उसके लहजे में सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत मौजूद थी। देवर की बात सुनकर मैं उससे बेचैनी से पूछा कि मेरे शौहर के बारे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे इससे नफ़रत हो जाएगी। मेरी बेचैनी देखकर उसके चेहरे पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट फैल गई। उसने हाथ उठाकर मुझे सब्र करने के लिए कहा और फिर तफ़सील बताते हुए कहने लगा, मैं आपको कभी भी इस बारे में ना बताता, लेकिन मैंने आपको कहा है ना, आप बहुत अच्छी हैं। इसी वजह से मैं आपको इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि थोड़े अरसे बाद आपके साथ भी वही सब कुछ हो जो दूसरी लड़कियों के साथ हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप भी इस तरह से ज़लील हों, जिस तरह बाकी लड़कियां ज़लील हो रही हैं। मेरे देवर की आंखों में आंसू चमक रहे थे और उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मौजूद थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, अचानक ही उसकी अम्मा वहां पर चली आई और अपने बेटे को फिक्रमंदी से मुखातिब करते हुए अपनी ही जुबान में कुछ कहने लगी। दरअसल मुझे 10 दिन पहले ही मालूम हुआ था कि ये लोग सिंध के थे और सिंधी बोलते थे। मुझे इनकी जुबान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। अपनी माँ की बात सुनकर मेरा देवर परेशानी से उठा और वहां से चला गया। उसने मुझे कहा कि फिक्र मत करें, रात के वक्त आपसे इस बारे में तफसील से बात करूंगा। रात के वक्त वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं होगा, अच्छा मौका होगा। मेरे देवर के लहजे में यकदम ही एहतराम सम हो गया था। अब वो मुझसे ही बहुत इज्जत से बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया और बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगी। मेरी सास ने मुझे वहीं बैठने के लिए कहा। सास की बात सुनकर खामोशी से वहीं पर बैठ गई, क्योंकि उनकी बात मानने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे पता चला कि वो लोग घर से बाहर निकल गए हैं। मैं कमरे में गई तो कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। वो लड़की भी वहां पर नहीं थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसी वक्त ही मेरे मोबाइल पर शौहर की कॉल आ गई। जब मैंने शौहर को इस बारे में बताया तो उसका मूड यकदम ही खराब हो गया। इसने गुस्से से कॉल काट दी। मेरा दिल अब अपने शौहर से बेजार होने लगा था, क्योंकि अब इसकी हरकतें मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थी। इसका जब दिल करता था वो मुझे कॉल कर लेता था, लेकिन जब मेरा दिल कॉल करने का करता तो ये ना तो मेरी कॉल उठाता था, बल्कि फिर अगले दिन 2 दिनों तक मुझसे कोई राब्ता भी नहीं करता था। मुझे साफ नजर आ रहा था ये पहले मुझे अपनी आदत डालता और फिर मुझे कई कई दिन बेचैन रखता है। इसी तरह की चीजें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान होती थी, मियाँ बीवी के दरमियान नहीं। इस बारे में मैंने अपने शौहर को समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं था। रात को मेरा देवर अपनी माँ के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरी सास मुझे जागता देखकर हैरान हो गई और फिर मुझे सोने का कहकर कमरे में चली गई। मेरे देवर ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर मुझे छत की तरफ जाने का इशारा किया। इसके दोनों कंधे लटके हुए थे और इस वक्त वो बेयारो मददगार नजर आ रहा था। उसकी यह हालत देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। खामोशी से उसके पीछे छत की तरफ चली गई। जैसे ही छत पर पहुंची, वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और फुट फुट कर रोने लगा। वो इस वक्त एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। उसे रोता देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उसे इस तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मैंने उसे खामोश करवाने की कोशिश की, मगर वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगा और अपने हाथों को देखते हुए कहने लगा, इन हाथों ने आज फिर एक जुल्म कर दिया है। देवर की बात सुनकर मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा, क्योंकि उस वक्त जो कुछ मैं सोच रही थी वो सब कुछ नहीं सोचना चाहती थी। मैंने उससे पूछा कि मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने क्या किया और तुम्हारी जिंदगी में ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है। मैंने उससे एक ही सांस में इतने सवाल कर लिए थे। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ और फिर मुझे कहने लगा, दरअसल आज से 7 साल पहले जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरा भाइयों लड़कियों के चक्कर में फंस गया। हर खूबसूरत लड़की पर वो अपना दिल फिदा कर देता था। मेरी माँ भी चूंकि कोठे से भागी हुई एक तवाइफ थी, ज्यादा अरसे तक वो भी आराम से नहीं बैठ सकी और फिर वो कभी मुख्तलिफ मर्दों की तरफ मतवज्जो होने लगी। ये माहौल देखकर मैं बहुत ज्यादा घबराता था, घर वालों से लड़ता था, लेकिन घर वाले मेरी बात ही नहीं सुनते थे। वो मुझे किसी खाते में नहीं रखते थे। तब मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। भाई ने ना जाने मेरे साथ ऐसी क्या बातें की कि उसने मुझे अपने साथ मिला लिया। मुझे अपने भाई का हर काम ठीक लगने लगा। मुझे लगता था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी माँ ने एक काला काम शुरू कर दिया था।
मेरी माँ खूबसूरत लड़कियों के शौहरों को अपने जाल में फंसाती और फिर इन लड़कियों पर न जाने कैसे इल्जाम लगा देती कि उनके शौहर उन्हें तलाक दे देते। इन लड़कियों को जैसे ही तलाक होती तो मेरा रिश्ता लेकर वहां पहुंच जाती। माँ हमेशा ऐसे लोगों का शिकार करती थी जो गरीब होते थे, या फिर माँ का शिकार वो लड़कियां होती थी जिनका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता था। यूं माँ इन लड़कियों की मेरे साथ शादी करवा देती और फिर कुछ ही अरसे बाद हम वो इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में चले जाते और फिर इन लड़कियों के घर वालों से ताल्लुक भी खत्म कर देते। 1 महीने के साथ गुजारने के बाद ही मैं इन्हें गैंग के हवाले कर देता, जो इन्हें दुबई ले जाकर इनसे गलत काम करवाते। ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर फूट फूट कर रोने लगा। मैं इस बार इसको कोई तसल्ली नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो जो भी बातें कह रहा था इस पर उसको कोई तसल्ली नहीं बल्कि जूतों की जरूरत थी। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हुआ और फिर दोबारा कहने लगा, ये लड़की भी इसी सिलसिले में यहाँ पर लाया था, मगर आज इसका 1 महीना मुकम्मल हो गया तो मैंने इसी गैंग के हवाले कर दिया। अब वो इसे दुबई लेकर जाएंगे और फिर इसका नाजेबा काम इस्तेमाल करवाएंगे। वो अपने हाथों को देखने लगा और कहने लगा, मैं अपने हाथों से ये गुनाह नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे भाई और माँ ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं कुछ और ही कर ही नहीं सकता। और मुझे धमकी देती कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे फंसा देगी और पुलिस के हवाले कर देगी। इस वक्त मेरे सामने एक 24 साल लड़का बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी संवारना चाहते हो? क्या तुम इस गुनाह की दलदल से निकलना चाहते हो? मेरी बात सुनकर उसने तेजी से हाँ में सर हिलाया था और मेरे पाँव में गिरते हुए कहने लगा, अल्लाह के लिए मुझे इस गुनाह की दलदल से निकाल दो। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है, मैं रातों को सो नहीं सकता। मुझे इन लड़कियों के चेहरे नजर आते हैं जिनके साथ मैंने ज्यादती की है। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने देवर को कहा कि तुम सब कुछ जाकर पुलिस को बता दो। मेरी बात सुनकर वो खौफजदा हो गया और कहने लगा कि इससे तो माँ और भाई तबाह हो जाएंगे। मैंने अपने देवर से कहा कि अगर कोई तुम चाहते हो वाकई कि तुम्हारे गुनाहों का कफारा अदा हो जाए तो तुम्हें इन लड़कियों के असल कसूरवार को सजा देनी होगी। वो पूरी रात मैं इसे बैठकर समझाती रही और फिर इसके बाद मैं अपने शौहर के वापस आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही मेरा शौहर वापस आया, पुलिस में जाकर मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे देवर ने भी इस बात की गवाही दी। यूं मेरा शौहर और उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए पकड़े गए। मैं चाहती थी कि मेरा देवर सजा से बच जाए, मगर मेरे देवर ने खुद गुनाहों का इतराफ किया। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं सारी जिंदगी गुनाहों के बोझ तले नहीं गुजार सकता था। अगर इस तरह से मुझे गुनाहों की सजा इसी दुनिया में मिल जाती है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आखिरत में बिल्कुल साफ होकर चाहता हूँ। मेरे देवर ने वाकई बहुत बहादुरी का मुजाहिरा किया और मैंने अपने शौहर से तलाक ले ली। अपने घर वापस आ गई। सब लोग ही बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन मुझे अपने रब के फैसले पर यकीन था। मैं जानती थी कि मेरे रब का फैसला कभी भी गलत साबित नहीं होता। और फिर 1 महीने के बाद फूफो मेरा रिश्ता लेकर आ गई। मेरी शादी अपने कजन से हो गई। अब मैं एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ। अम्मा मुझसे नजरें चुराती हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो इनकी वजह से हुआ है, जबकि मैं अम्मा को समझाती हूँ कि इन्हें तसल्ली देती हूँ कि इसमें इनका कोई भी कसूर नहीं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत फैसला नहीं करते। ये तो हर एक की अपनी किस्मत होती है।